हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल और मैं हूं अकरम शेख। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसपीसीसी यानी कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, उसका ये 6th पार्ट है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स हमारे इस चैप्टर के ऑलरेडी बन चुके हैं, 5 वीडियो ऑलरेडी इसके अपलोड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने एक भी अगर पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आखिरी तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी लिंक भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगा 11th और 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट, एसपीसीसी और बिजनेस के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे शेयर फॉर फीचर क्या है। तो शुरू है यहाँ पे, शेयर ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। यानी जो शेयर है जिस पे कॉल मनी जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो इंस्टॉलमेंट में जो कंपनी पैसा मंगा रही है उसका जो शेयर की जो कीमत थी, उसका जो इंस्टॉलमेंट जो पैसा मंगा रहा है उसको बोलते हैं शेयर कॉल। तो जो शेयर कॉल का पैसा अभी शेयर होल्डर ने नहीं भरा है तो फिर क्या करेंगे, जो कंपनी जो होगी उसका जो शेयर होल्डर है उसका नाम जो है वो मेंबर रजिस्टर से उसको निकाल देगा और उसके जो शेयर उसको जो अलॉट किए थे वो अब कंपनी अपने कब्जे में फिर से कर लेगी। तो इसको बोलते हैं शेयर फीचर, शेयर फॉर फीचर। इसका मीनिंग प्रॉपर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स ऑन विच कॉल मनी नॉट रिसीव्ड इज नोन एज फॉर फीचर। अमाउंट फॉरफिट की यानी कि अभी तक जो एप्लीकेंट है जिसको शेयर्स मिले हैं उसने अभी शेयर कॉल का पैसा नहीं भरा है। इट मीन्स के उसने एप्लीकेशन के टाइम पे तो कुछ पैसा भरा होगा, तो वो पैसा तो कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो पैसा भी अब जो शेयर होल्डर है उसका वो गया, अब उसको वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला। तो ये क्या हो गया, वो कब्जा किसका हो गया, उतना पैसा तो ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। तो वो अमाउंट अब जो शेयर होल्डर है उसको ये भूल जाना पड़ेगा क्योंकि उसने कॉल मनी नहीं भरा है। कॉल मनी नहीं भरा है, इसकी वजह से उसने उसके पहले के जो पैसे भरे थे वो सब उसके चले जाएंगे कंपनी के पास। अब वो कंपनी उसको वापस भी लौटाएगी नहीं, इसलिए बोला अमाउंट फॉरफिटेड, यानी जो अमाउंट जो उसने भरा था वो भी अब कंपनी के पास रहेगा और जो उसके जो शेयर होल्डर को जो शेयर अलॉट हुआ था वो शेयर्स भी अब क्या होगा, उसके पास नहीं रहेंगे क्योंकि अब जो कंपनी है उसने जब शेयर फॉरफिट कर दिया तो उसका शेयर होल्डर का नाम जो है वो मेंबर रजिस्टर से भी निकाल दिया जाएगा। इसका डेफिनेशन है, शेयर फॉरफीचर इज द प्रोसेस बाय व्हिच द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैंसल्स द मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्डर एंड रिमूव द नेम ऑफ द शेयर होल्डर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ call money as asked by the company in accordance with the statutory procedure laid down in the articles of the association। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो प्रोविजंस जो बनाए गए हैं उसके तहत कंपनी को ये राइट है बराबर है कि अगर उसका शेयर होल्डर है उसको जब कॉल मनी अगर नहीं भरता है तो उसे नोटिस भेजी जाए। नोटिस भेजने के बाद भी अगर वो पैसा जो प्रिस्क्राइब टाइम जो दिया गया है वो टाइम लिमिट के अंदर अगर पैसा नहीं भरता है तो फिर उसके जो अमाउंट जो उसने भरी है उसको भी अपने कब्जे में करेगा और जो उसको जो शेयर्स दिए थे वो शेयर्स भी अब कंपनी वापस ले लेगी और क्या करेगी, जो शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं भरा है उसका नाम मेंबर रजिस्टर से भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। शेयर फॉरफीचर इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय डायरेक्टर्स अगेंस्ट नॉन पेमेंट। और ये डिसिप्लिनरी एक्शन है, यानी ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये एकदम प्रॉपर तरीके से किया जाएगा और डायरेक्टर इसको कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर ने जो शेयर कॉल का जो अमाउंट है वो नहीं भरा, इसलिए डायरेक्टर्स यहाँ पे उसका नाम रिमूव कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ कंपनी मस्ट ऑथोराइज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो उसके अंदर ये मेंशन होना जरूरी है बराबर है कि भाई अगर शेयर कॉल्स में अगर हम लोग इश्यू कर रहे हैं शेयर्स को तो फिर अगर कॉल मनी अगर नहीं आ गई तो कंपनी जो है वो शेयर्स को और वो अमाउंट जो है उसको फॉरफिट कर सकती है। ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा प्रोविजन होना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स इसकी प्रोसीजर क्या है शेयर फॉरफीचर करने की। यानी ऐसा नहीं कि अगर एक बार बोल दिया और वो पैसा नहीं भरा शेयर होल्डर ने तो सीधा हम लोग यानी कंपनी जो है वो उसके शेयर को फॉरफिट करेगी, ये नहीं होता है। इसके लिए भी कोई प्रोसीजर है, तो वो हम लोग देखते हैं क्या है। प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर इज गिवन इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी, द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर आर एस अंडर। इसकी भी प्रोसीजर जो है वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी होगी। पहली प्रोसीजर है प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियस। द सेक्रेटरी प्रिपेयर्स a list of calls on shares not paid by shareholders on the basis of pay in slip received from the bank।
सबसे पहले जब जो शेयर्स के जो पैसे भरे हैं शेयर होल्डर्स ने, उसकी जो बैंक के पास जो पेइंग स्लिप आई थी, वो बैंक वालों ने पेइंग स्लिप किसको दी थी, सारी सबके सब दे दी सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी ने पेइंग स्लिप के बेसिस के ऊपर जो मेंबर रजिस्टर था उसके अंदर उसने नोटिस किया, उसने उसमें पूरा नोट डाउन किया। फिर उसको पता चला कि भाई अभी भी इतने शेयर होल्डर्स है, उनका कॉल मनी अभी तक रिसीव नहीं हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग स्लिप। तो फिर जब जिसका पेमेंट आया नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। जो कॉल्स इन एरियर्स यानी कि जिसका पैसा नहीं आया उसकी एक लिस्ट बनेगा। कौन बनेगा, कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद है प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये जो लिस्ट है कॉल्स इन एरियर्स वाली, ये लिस्ट जो प्रेजेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कौन करेगा ये प्रेजेंट, कंपनी सेक्रेटरी। Once the list of coals in areas is prepared, it is presented before the board of directors for further discussion and for taking decision on share forfeiture. तो ये लिस्ट जो बनी कंपनी सेक्रेटरी ने बनाई कोल्स इन एरियाज की, ये लिस्ट प्रेजेंट करेगा या नहीं उनके सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखेगा उसको फर्दर डिस्कशन करने के लिए कि भाई अब इसका क्या करना है हमें, और एंड फॉर टेकिंग डिसीजन ऑफ शेयर फॉरफीचर। और अगर डिसीजन लेना है हमें शेयर फॉरफिट करना है तो उसके लिए जो डिसीजन लेना है उसके लिए जो मीटिंग बुलाई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो मीटिंग के अंदर ये पूरी लिस्ट को प्रेजेंट करेगा वहाँ पे। देन द थर्ड स्टेप इज सेंडिंग रिमाइंडर टू मेंबर्स। अब जिसने अभी तक पैसा नहीं भरा है, फर्स्ट टाइम तो नोटिस भेजी थी, उसको 14 डेज का टाइम दिया गया था, वो 14 डेज में अगर पैसा नहीं भरा था तो ये लिस्ट बनी। ये लिस्ट बनने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद फिर से उसको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि एक और इसको रिमाइंडर देते हम लोग। तो सेंडिंग रिमाइंडर टू मेंबर्स, reminders are sent to those members who were not paid call money within the prescribed time limit and they are intimated to pay the amount of calls in areas including interest within the time limit now prescribed। यानी अब जिसने पैसा नहीं भरा था, नहीं जिसका कॉल्स इन एरियस था, उन लोगों को फिर से अगेन एक नोटिस भेजी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि भाई आपको पहले ऑलरेडी बताया गया था इतने रुपए इतने टाइम के अंदर भरने हैं, लेकिन आप वो पैसा भरने के लिए नहीं भर पाए, तो अब आपको हम फिर से एक नया टाइम देते, एक नया टाइम लिमिट देते। वो नया टाइम लिमिट के अंदर आपको वो कॉल इन एरियस यानी जो अमाउंट आपको भरनी थी वो प्लस में आपको इंटरेस्ट है वो भी आपको भरना पड़ेगा। देन सेंडिंग फाइलिंग रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर अब भेजा जाएगा। if no response to first reminder is received, a final reminder is sent through registered post and such members are intimated to pay the due amount including interest within 14 days of receipt of the final reminder। अब एक तो पहले नोटिस भेजी थी, उसके बाद एक रिमाइंडर भेजा, रिमाइंडर के बाद भी अगर वो पैसा नहीं भरता है तो उसको एक फाइनल रिमाइंडर यानी उसको थर्ड इंटीमेशन यहाँ पे मिल रहा है, तीसरा चांस उसको दिया है। पहले तो नोटिस के जरिए बताया गया था, फिर उसको फर्स्ट रिमाइंडर दिया, फर्स्ट रिमाइंडर में भी अगर वो पैसा नहीं भरता है, वो टाइम लिमिट अगर वो चूक जाता है तो उसे एक और चांस दिया जाता है वो फाइनल रिमाइंडर के जरिए। यानी कि जो फाइनल रिमाइंडर जब दिया जाएगा तो वो भी एक रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उसको भेजा जाएगा और उसे अब यहाँ पे 14 डेज का और एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि भाई आपका जो अमाउंट ड्यू है, जो आपको पैसा भरना है, वो पैसा आप 14 दिन के अंदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। They are also warned of forfeiture of shares on failure in paying the due amount। और अब ये जो फाइनल रिमाइंडर जा रहा है उसके अंदर एक वार्निंग भी उसको जाएगी कि अगर आप ये प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर यानी ये 14 दिन के अंदर अब आपका पैसा और साथ में उसका इंटरेस्ट अगर नहीं भरते तो आपके जो शेयर्स है उसको फोरफिट किया जाएगा, यानी अब वो कंपनी वापस उसका अधिकार ले लेगी वो शेयर्स के ऊपर और आपका नाम रजिस्टर से, मेंबर रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा और अभी तक जो पैसे भरे थे आपके वो भी आपके जाएंगे। फिर रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर, शेयर्स ऑफ दोज members who do not pay the amount of call within 14 days are forfeited by passing a resolution in the meeting of the board of directors। अब और जो तीसरा जो हमने फाइनल रिमाइंडर जो उसको दे दिया उसमें जो 14 दिन का टाइम दिया था उसमें भी अगर जो पैसा नहीं भरता है तो फिर उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। वो लिस्ट, वो शेयर होल्डर का लिस्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पे फिर एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि भाई अब इनका 3 बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, न तो इंटरेस्ट आया न ड्यू अमाउंट आया है, तो अब इनको हम लोग जो इनको जो शेयर्स है उसको हमें फॉरफिट करना चाहिए। फिर आता है सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफीचर, द सेक्रेटरी सेंड नोटिस ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑन द बेसिस ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी
शेयर फॉर फीचर करने की। उसमें जब रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो रिजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी सेक्रेटरी जो है वो उनको एक नोटिस भेजेगी। A copy of resolution of share forfeiture is also enclosed the notice and members are intimated to surrender the share certificate to the company। अब ये नोटिस भेजी जाएगी, साथ में उसको रिजोल्यूशन का कॉपी भी भेजी जाएगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये रिजोल्यूशन पास कर चुका है कि आपको जो टाइम लिमिट दिया गया था वो टाइम लिमिट में आपने उसका पैसा नहीं भरा, तो अब कंपनी आपके शेयर्स को फोरफिट कर रही है। तो आप ये रिजोल्यूशन कॉपी भी आपको साथ में भेजिए, ये नोटिस भी आपको साथ में भेजिए, और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है अब वो आप आके कंपनी को सरेंडर करें, यानी कि कंपनी को वापस कर दे, क्योंकि अब आपका उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद जो स्टेप है वो है इश्यूइंग पब्लिक नोटिस, यानी पब्लिक में नोटिस भी इश्यू करनी पड़ेगी। द सेक्रेटरी गिव्स अ पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर इंडिकेटिंग सीरियल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, सो नो ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट ऑन सच शेयर्स। ये फिजिकल जो शेयर्स की बात आ रही है यहाँ पे, जो फिजिकल शेयर्स होते थे उसमें शेयर सर्टिफिकेट एक मिलते थे, तो सर्टिफिकेट होता था उसके ऊपर एक सीरियल नंबर आता था। अब क्या होता था, जब कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए तो वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो तो शेयर होल्डर के पास है, लेकिन आम जनता यानी जनरल पब्लिक को तो नहीं मालूम कि ये शेयर होल्डर ने इसका पूरा पैसा भरा है या नहीं भरा है। तो कंपनी ये करेगी, जब शेयर फॉरफिट करने की बात आ गई तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो न्यूज़पेपर के अंदर एक इश्तेहार देगा, एडवर्टाइजमेंट देगा, उसमें एक नोटिस देगा कि भाई ये शेयर हमारी ये कंपनी है, ये कंपनी का ये शेयर का जो सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, यानी कि कंपनी ने अपने कब्जे कर लिया है। तो जिस व्यक्ति यानी जो शेयर होल्डर है उसके पास ये अगर शेयर है तो वो किसी को भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि अब न्यूज़पेपर में आ चुका है नोटिस के जरिए। तो पब्लिक, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस हो जाएगा कि भाई ये कंपनी का ये सीरियल नंबर का जो शेयर सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी कंपनी ने इसको जब्त कर लिया है, तो अब अगर वो शेयर होल्डर बेचना चाहता है तो कोई भी उसको खरीदेगा नहीं। उसके बाद आता है मेकिंग एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। After giving a public notice, the secretary makes entry in the register of the members regarding share forfeiture and name of the member whose shares are forfeited are cancelled from the list। जब ये नोटिस दे देगा न्यूज़पेपर के अंदर कंपनी सेक्रेटरी, तो अब उसके बाद ये प्रोसेस करेगा कि जो मेंबर रजिस्टर जो था उसके अंदर से इसका नाम रिमूव किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके शेयर्स को हमने जो कंपनी ने है जो उसको फॉरफिट कर दिया है, और जो मेंबर जो शेयर होल्डर है उसका नाम ये मेंबर रजिस्टर की लिस्ट में से इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी शेयर फॉरफीचर की, यानी कि अगर कॉल मनी जो है अगर वो टाइम पे नहीं भरते तो उसे एक रिमाइंडर मिलता है, वो रिमाइंडर का जो टाइम पीरियड होगा वो भी खत्म हो गया, तब भी नहीं भरता है तो उसको एक और फाइनल रिमाइंडर भेजा जाएगा। वो फाइनल रिमाइंडर के भी अंदर उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है। वो फाइनल रिमाइंडर के अंदर इसको यहाँ पे साथ में वार्निंग भी दी जाती है। अब ये सब कुछ प्रक्रिया हो जाने के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं भरता है तो फिर क्या करेगी कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाएगी, उसमें रिजोल्यूशन पास करेगी, और जो रिजोल्यूशन जो पास हुआ वो और नोटिस दी जाएगी उसको शेयर होल्डर को कि भाई आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको सरेंडर करो। और ये सरेंडर की ये जो फॉरफिट की जो इसकी जो प्रोसेस जो हो चुकी, तो अब कंपनी सेक्रेटरी उसको न्यूज़पेपर के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट देगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नोटिस के जरिए भेजेगा, और वो नोटिस भेजने के बाद फिर ये मेंबर का जो नाम है वो मेंबर लिस्ट में से कैंसिल किया जाएगा। तो ये पूरी फॉरफीचर की पूरी प्रोसेस थी। अब हम लोग देखते हैं सेक्रेटरी जो है उसकी क्या ड्यूटी है शेयर फॉरफीचर के रिगार्डिंग। ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर फॉरफीचर आर एज अंडर। तो सबसे पहली ड्यूटी इसकी ये है वेरीफाइंग प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग द शेयर फॉरफीचर। पहले तो ये वेरीफाई करेगा, कंपनी सेक्रेटरी का हमेशा पहला काम यही रहेगा कि वो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर पहले प्रोविजंस को चेक करेगा कि भाई इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है या नहीं है, जो भी मुझे काम करना है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यानी कि कंपनीज एक्ट के तहत ऐसा कुछ भी प्रोविजन है या नहीं वो पहले चेक करना है। फिर सेकंड होगा प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स हु हैव नॉट पेड कॉल्स ऑन शेयर्स। बाद में ये जो मेंबर्स है जिसने पैसा अभी तक नहीं भरा है उसकी एक लिस्ट बनाएगा। फिर सेंडिंग रिमाइंडर टू डिफॉल्टर मेंबर्स एज पर द रिजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर ये क्या करेगा, कंपनी सेक्रेटरी वो जो लिस्ट बनाई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर उसके ऊपर शेयर फॉर फीचर के लिए जो प्रोसेस करनी है उसके लिए पहले रिमाइंडर के लिए उसको एक रिजोल्यूशन जो पास करेंगे वो रिजोल्यूशन का जो है उसकी एक कॉपी जो है वो सेक्रेटरी को देंगे। फिर उसको बोलेंगे कि आप इसको फाइनल रिमाइंडर दे दो। डिफॉल्टर्स यानी जिसने अभी तक ड्यू अमाउंट नहीं भरा है
तो उनको जो शेयर होल्डर्स है उनको डिफॉल्टर्स को ये एक रिमाइंडर भेजेगा। फिर सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर टू मेंबर्स हु हैव नॉट पेड द कॉल्स इन एरियस इवन आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट रिमाइंडर। फिर अगर फर्स्ट रिमाइंडर के बाद भी जो डिफॉल्टर्स है ना जिसने अभी तक ड्यू अमाउंट नहीं भरा है उसको अगेन फिर से एक और बार फाइनल रिमाइंडर भेजा जाएगा। ये भी कौन भेजेगा? कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद प्रोसेस उसकी जो ड्यूटी है वो है होल्डिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू पास अ रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीटर ऑन एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ द फाइनल रिमाइंडर। फाइनल रिमाइंडर के बाद भी जिसका पेमेंट नहीं आया तो उसका भी एक लिस्ट प्रेजेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे शेयर फॉरफीचर करने की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फर्स्ट रिमाइंडर फिर फाइनल रिमाइंडर देने के बाद भी उसका जो टाइम लिमिट था वो खत्म हो चुका है। अब वो खत्म होने के बाद भी उसने नहीं भरा है तो अब हम इसका डिसीजन ले सकते हैं फॉरफीचर के लिए और यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास होगा। फिर सेंडिंग नोटिस टू मेंबर रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब रिजोल्यूशन पास हो गया कि अभी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अब इसके शेयर्स को फॉरफिट हमें कर ही लेना है, तो ये नोटिस भेजेंगे और साथ में रिजोल्यूशन कॉपी भी भेजने का काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। फिर गिविंग नोटिस इन द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फिर जो है ये जो शेयर होल्डर है उसको तो नोटिस भेज दी, बाद में न्यूज़पेपर के अंदर भी एक नोटिस भेजेगा कि भाई ये सीरियल नंबर का शेयर सर्टिफिकेट है, इसको कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिया है। उसके बाद अगर मेकिंग ए नोट इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स कैंसलिंग द नेम ऑफ मेंबर। तो अब क्या करेगा? एक बार नोटिस दे दिया है न्यूज़पेपर के अंदर तो अब जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर्स को हमने फॉरफिट किया कंपनी ने उसका मेंबर का नाम मेंबर रजिस्टर से अब कैंसिल किया जाएगा। एंड फिर लास्ट में जो उसका जो ड्यूटी रहेगी वो क्या है कि गेटिंग द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग री इश्यू ऑफ शेयर्स पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and informing new shareholders regarding allotment of the shares and entering their name in the register of the members। अब जो शेयर फॉरफिट कर लिया यानी कि जो कंपनी ने जो शेयर्स को जब्त कर लिया, अपने पास ले लिया, अपने काबू में ले लिया है, वो शेयर्स को अगर री इश्यू करना है तो उसके रिगार्डिंग फिर से एक रिजोल्यूशन पास करवाया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। फिर अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर हम वो जो शेयर्स जो हमने जब्त कर लिए कंपनी ने फिर से जब्त किए वो कंपनी को किसी और को अगर इश्यू करना चाहते हैं तो किसको अलॉटमेंट करना है, जो अलॉटमेंट जिसको कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म करेगा। यानी जो अलॉटमेंट की जो प्रोसीजर थी वो वापस यहाँ से शुरू हो जाएगी। फॉरफिट करने के बाद अगर उसको री इश्यू करते हैं तो जो हम अगले वीडियोस के अंदर हम लोग देख चुके हैं जो अलॉटमेंट की प्रोसीजर है वो अलॉटमेंट वाली प्रोसीजर अगेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यानी हमने किसको देना है तो उसको हम बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि आपको इतना अलॉटमेंट मिला है, वो अलॉटमेंट मिल गया तो फिर आपको अलॉटमेंट का पेमेंट करना है, इतने टाइम के अंदर पेमेंट करना है। कॉल मनी के बारे में फिर उसका अगर नाम अलॉटमेंट हो चुका है तो फिर उसका नाम मेंबर रजिस्टर के अंदर फिर से उसका नाम एंटर करना है, तो ये सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था कंपनी सेक्रेटरी की पूरी ड्यूटी। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि शेयर फॉरफीचर हुआ तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होती है। तो इसकी इफेक्ट हम लोग ये जो है वो बहुत मेन पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि इसमें से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, तो इसको अच्छी तरह से देखिए आप। द इफेक्ट ऑफ शेयर फॉरफीचर एज अंडर, सबसे पहले क्या इफेक्ट होगी? मेंबरशिप ऑफ द मेंबर कम्स टू एन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर फॉरफीचर। जिस दिन फॉरफीचर करने के लिए जब रिजोल्यूशन पास हो चुका है उसी दिन से जो मेंबरशिप थी यानी शेयर होल्डर का जो नाम था मेंबर रजिस्टर के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा। यानी अब वो अपनी मेंबरशिप को यहाँ पे लूज कर रहा है, उसका नाम निकल जाएगा। सेकंड, शेयर होल्डर लूजेज द अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन द शेयर्स फॉरफिटेड। जो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वो जितनी अमाउंट भर चुका था अब वो सारा पेमेंट जो है उसका वो गया, वो कंपनी के पास था, वो कंपनी के पास ही रहेगा, उसे वापस मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसको लॉस होगा, किसको? शेयर होल्डर को। देन शेयर होल्डर ऑल्सो लूजेज द राइट टू रिसीव डिविडेंड। अब डिविडेंड तो उसको मिलना ही नहीं क्योंकि उसका शेयर्स जो थे वो तो फॉरफिट हो चुके हैं, वो कंपनी के पास चले गए, तो अब यहाँ पे उसको जो डिविडेंड मिलने का जो राइट था वो भी अब यहाँ पे उसने घुमा दिया है। फोर्थ है, एज सुन एज द शेयर्स आर फॉरफिटेड द कंपनी बिकम ओनर ऑफ द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन द शेयर फॉरफिटेड। जो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं उसके ऊपर जो पेमेंट जो शेयर होल्डर ने किया था अब कंपनी खुद उस पेमेंट के यानी उस अमाउंट की वो खुद मालिक है। द अमाउंट फॉरफिटेड इज क्रेडिटेड बाय द कंपनी टू अ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। जो अमाउंट फॉरफिट हो चुकी है वो अमाउंट को कंपनी शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर देगी। आफ्टर द री इश्यू ऑफ शेयर्स द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज क्लोज्ड। अब बाद में फिर अगर कंपनी ये जो शेयर्स फॉरफिट किए उसको अगर री इश्यू करती है तो जो पैसा जो फॉरफिट शेयर्स के अंदर जो पड़ा था वो अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा।
फिर उसके बाद क्या होगा, द कंपनी बिकम्स ओनर ऑफ द शेयर फॉरफिटेड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डील विथ सच शेयर्स एज दे डीम फिट। जब कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये खुद तय कर सकते हैं कि अब हमें इस शेयर्स के साथ क्या करना है, री इश्यू करना है, डिस्काउंट पे इश्यू करना है, तो कर सकते हैं। वो सब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। और फिर एक और इफेक्ट है, ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिड्यूस्ड एंड द कंपनी कैन री इश्यू द शेयर फॉरफिटेड। जब शेयर फॉरफिट हो गया तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो शेयर की जो पूरी कीमत है वो कंपनी को नहीं मिली है, तो उसे जितना शेयर कैपिटल चाहिए था वो उतना उसको नहीं मिल रहा है, तो उसका शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी का रिड्यूस हो रहा है। तो अब इसको वापस इंक्रीज करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इसे री इश्यू करना ही पड़ेगा। अगर री इश्यू करते हैं तभी वो उसका कैपिटल रेज होगा, क्योंकि कंपनी ने शेयर क्यों इश्यू किए थे, अपना कैपिटल रेज करने के लिए। जब वो कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर दिया तो वो तो पैसा तो जो उसको कंपनी को चाहिए था वो तो उसको मिला नहीं है। जब उसको मिला नहीं तो उसका कैपिटल तो फिर से रिड्यूस हो गया। जब कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो शेयर फॉरफिट किए थे उसे री इश्यू करना पड़ेगा। तो ये 6 इफेक्ट्स थी कंपनी की जो शेयर जो अगर फॉरफिट हो जाए तो उसके ऊपर हमें या कंपनी को क्या इफेक्ट मिलती है वो हमने यहाँ पे देखे। फ्रेंड्स, अगर आज के वीडियो के अंदर हमने शेयर फॉरफीचर जाना, फिर उसकी क्या प्रोसीजर है वो जान लिया हमने, फिर ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी क्या है वो भी हमने जाना, और इफेक्ट ऑफ शेयर फ्यूचर फॉरफीचर वो क्या है वो हमने यहाँ पे जाना। अगर आपको कोई भी प्रकार का एक भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए आपके क्वेश्चन पूछिए मुझे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करेगा। और हम लोग इसी चैप्टर का एक और पार्ट अभी हम लोग बनाना बाकी है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सरेंडर ऑफ शेयर, फिर शेयर लीन और शेयर डिविडेंड क्या होता है, इसको हम लोग को अभी डिस्कस करना बाकी है। वो हो जाएगा उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।